एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम इस वीडियो में एमए सोशियोलॉजी के चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का उद्भव का उल्लेख कीजिए। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ था, कैसे हुआ था, समाजशास्त्र के उद्भव का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। समाजशास्त्र, जिसे समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है, का उद्भव 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। समाजशास्त्र के विकास में अनेक कारक प्रभावी रहे, जैसे औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट का युग और समाज में तेजी से हो रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन। इन घटनाओं ने समाज के अध्ययन को एक नई दिशा दी, जिससे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र का विकास विभिन्न दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक विचारों का परिणाम था। इसके विकास में कई महान विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने समाज के बारे में गहन चिंतन और विश्लेषण किया। समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए हमें उन प्रमुख कारकों और घटनाओं पर विचार करना होगा जिन्होंने इस शास्त्र की नींव रखी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं समाजशास्त्र का बौद्धिक संदर्भ। समाजशास्त्र का उद्भव बौद्धिक विचारों और आंदोलनों के परिणाम स्वरूप हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दियों में यूरोप में ज्ञानोदय का युग आया, जिसमें तर्क, वैज्ञानिक पद्धति और मानव अधिकारों पर जोर दिया गया। इस समय के विचारकों ने समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। ज्ञानोदय के युग में दार्शनिकों ने यह तर्क दिया कि मानव समाज को प्राकृतिक घटनाओं की तरह अध्ययन किया जा सकता है और इसके नियमों को समझा जा सकता है। इस बौद्धिक क्रांति ने समाजशास्त्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें मानव समाज को तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने पर जोर दिया गया। दूसरा है औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दियों में यूरोप और अमेरिका में हुई एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे न केवल आर्थिक ढांचे में बल्कि सामाजिक संरचना में भी भारी परिवर्तन किए। गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का विस्थापन, शहरीकरण और नए औद्योगिक केंद्रों का उदय समाज में नए प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया। लोगों की पारंपरिक आजीविका का स्थान मशीनों और फैक्ट्रियों ने ले लिया। इससे समाज में आर्थिक असमानता, शोषण और श्रमिक वर्ग की समस्याएं उत्पन्न हुई। समाज में वर्ग भेद गहरा हुआ और सामाजिक असंतोष बढ़ने लगा। इन परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों को प्रेरित किया कि वे समाज में हो रहे इन व्यापक परिवर्तनों का अध्ययन करें और उनका विश्लेषण करें। औद्योगिक समाज की जटिलताएं, जैसे काम के नए रूप, पारिवारिक संरचनाओं में परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता ने समाज के अध्ययन की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। समाजशास्त्र ने इन समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया और नए सामाजिक रूपों को समझने की कोशिश की। समाजशास्त्र के उद्भव का तीसरा कारण है फ्रांसीसी क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों की एक नई लहर चलाई। इस क्रांति ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं को आगे बढ़ाया। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में गहरे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष और असंतोष बढ़ा।
फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के अन्य देशों में भी राजनीतिक क्रांतियां हुईं, जिनमें सत्ता के नए ढांचे और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों पर बल दिया गया। इन राजनीतिक परिवर्तनों ने समाज के अध्ययन को और भी प्रासंगिक बना दिया। विचारकों ने यह समझने की कोशिश की कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शक्ति का वितरण कैसे होता है और यह कैसे सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। चलिए समाजशास्त्र के उद्भव का चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है समाजशास्त्र के प्रमुख विचारक। समाजशास्त्र के विकास में कई प्रमुख विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने समाज को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम निम्नलिखित हैं। समाजशास्त्र के पहले प्रमुख विचारक हैं अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में स्थापित किया। कॉम्टे ने तर्क दिया कि समाज का अध्ययन उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने समाज के विकास को 3 चरणों में बांटा: धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। कॉम्टे ने यह भी कहा कि समाज में सामाजिक क्रम और प्रगति दोनों महत्वपूर्ण हैं और समाज का उद्देश्य समाज के क्रम और प्रगति के नियमों को समझना होना चाहिए। दूसरे प्रमुख समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को जैविक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। उन्होंने समाज को एक जीवित प्राणी के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न अंग और प्रणाली होती हैं जो एक साथ काम करती हैं। स्पेंसर ने जैविक विकास के सिद्धांत को समाज पर लागू किया और कहा कि समाज भी क्रमिक विकास के चरणों से गुजरता है। उन्होंने समाज को एक संगठित इकाई के रूप में देखा, जिसमें हर व्यक्ति और समूह का एक निश्चित कार्य होता है। स्पेंसर के विचारों ने समाजशास्त्र में विकासवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। अगले प्रमुख विचारक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समाज के आर्थिक आधार पर गहन विचार किया। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के सभी पहलू, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, अर्थव्यवस्था से प्रभावित होते हैं। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को समाज के विकास का मुख्य कारक माना। उनका मानना था कि समाज में 2 प्रमुख वर्ग होते हैं: पूंजीपति वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और श्रमिक वर्ग जो श्रम प्रदान करता है। उनके अनुसार इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष समाज में परिवर्तन लाने का मुख्य कारण होता है। मार्क्स के विचार समाजशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण के आधार बने। अगले समाजशास्त्री हैं एमिल दुर्खीम। एमिल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया और कहा कि समाज एक नैतिक और सांस्कृतिक संरचना है। दुर्खीम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि समाज के विभिन्न तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उन्होंने समाज में अनुशासन, नैतिकता और सामूहिकता की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और तर्क दिया कि समाज एक जैविक इकाई की तरह होता है, जिसमें हर हिस्सा एक निश्चित कार्य करता है। नेक्स्ट हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन में व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं पर जोर दिया। वेबर ने तर्क दिया कि समाज को समझने के लिए हमें व्यक्तियों की क्रियाओं और उनके अर्थ को समझना होगा। उन्होंने सत्ता, अधिकार और सामाजिक स्थिति का गहन अध्ययन किया और कहा कि समाज में शक्ति का वितरण और उसके विभिन्न रूप जैसे
करिश्माई, पारंपरिक और कानूनी अधिकार सामाजिक संबंधों को निर्धारित करते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव का पांचवा प्रमुख कारण है समाजशास्त्र का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र का अध्ययन आज भी जारी है और यह समाज के हर पहलू का विश्लेषण करता है। वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और पर्यावरणीय संकट जैसे नए मुद्दों ने समाजशास्त्र को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। आज समाजशास्त्र केवल यूरोप या पश्चिमी समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक शास्त्र बन गया है। यह विभिन्न संस्कृतियों, समाजों और व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है और उनके बीच समानताओं और भिन्नताओं को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ ये हमने देख लिया है और अब हम देख लेते हैं इसका निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? समाजशास्त्र का उद्भव और विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों से प्रभावित थी। बौद्धिक आंदोलन, औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक क्रांतियाँ और आर्थिक बदलावों ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण शास्त्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्र न केवल समाज के ढांचे का अध्ययन करता है, बल्कि यह उन कारकों और प्रक्रियाओं को भी समझने का प्रयास करता है जो समाज के विकास और परिवर्तन में योगदान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक पृष्ठभूमि के इतिहास का वर्णन कीजिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। समाजशास्त्र का उदय और विकास सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम है। समाजशास्त्र के अस्तित्व में आने से पहले समाज और मानव जीवन से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्र, धर्म और साहित्य के माध्यम से दिया जाता था। 19वीं शताब्दी में तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश ने मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को जन्म दिया। समाजशास्त्र के उदय के पीछे की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना होगा। पहला है औद्योगिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन। समाजशास्त्र के उदय में औद्योगिक क्रांति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्रांति ने पारंपरिक समाजों को बदलकर एक नया औद्योगिक समाज बनाया। इससे समाज की संरचना, रोजगार के तरीके और लोगों की जीवन शैली में बड़े बदलाव आए। औद्योगिक क्रांति से पहले अधिकांश लोग कृषि आधारित समाज में रहते थे और छोटे छोटे गांवों में सामुदायिक जीवन व्यतीत करते थे। औद्योगिकीकरण के कारण लोग ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन करने लगे, जहां नए प्रकार की फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित हो रहे थे। इससे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और गांवों की पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं टूटने लगीं। औद्योगिक क्रांति ने न केवल समाज के आर्थिक ढांचे को बदला, बल्कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच एक नए प्रकार के वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। आर्थिक असमानता, शोषण, श्रमिकों की खराब स्थितियां और समाज में नए वर्गों का उदय समाज के अध्ययन की आवश्यकता को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण बने। आगे है फ्रांसीसी क्रांति और राजनीतिक पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र के उदय में फ्रांसीसी और राजनीतिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने समाजशास्त्र के उदय में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इस क्रांति ने यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की एक नई लहर पैदा की। फ्रांसीसी क्रांति ने पारंपरिक सामंती व्यवस्था और राजशाही को समाप्त कर लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं को बढ़ावा दिया।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों ने मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की। सामंती व्यवस्था के पतन के साथ समाज में एक नया राजनीतिक और सामाजिक ढांचा उभरा, जिसमें व्यक्तियों को अधिकार और स्वतंत्रता दी गई। इस नए समाज में लोगों के बीच सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का नया वितरण हुआ, जिसे समझने के लिए समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई। इस क्रांति ने यह स्पष्ट किया कि समाज में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचा निरंतर परिवर्तनशील है और समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में शक्ति, अधिकार और वर्ग संघर्ष के मुद्दों को प्रमुखता दी, जो समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्वपूर्ण क्षेत्र बने। अब आगे देख लेते हैं ज्ञानोदय का प्रभाव। समाजशास्त्र के उदय में ज्ञानोदय या प्रबोधन युग का विशेष प्रभाव रहा। इस युग में वैज्ञानिक तर्क, मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। ज्ञानोदय के विचारकों ने तर्क दिया कि समाज को भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है और मानव समाज के नियमों को प्राकृतिक नियमों की तरह समझने की कोशिश की जानी चाहिए। इस युग के प्रमुख विचारकों जैसे जॉन लॉक, रूसो और वोल्टेयर ने यह सुझाव दिया कि मनुष्य की प्रगति और समाज की उन्नति तर्कसंगत सोच और विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और परंपरागत सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी और मानव अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं को बढ़ावा दिया। ज्ञानोदय के विचारों ने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में विकसित होने की दिशा में प्रेरित किया। समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाने लगा, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक एक साथ काम करते हैं। इन विचारों ने समाजशास्त्र को समाज के नियमों और संरचनाओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का आधार प्रदान किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं वैज्ञानिक क्रांति और तर्कसंगत दृष्टिकोण। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति ने भी समाजशास्त्र के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति के दौरान प्राकृतिक विज्ञानों जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और खगोल शास्त्र में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई। वैज्ञानिक पद्धतियों और तर्कसंगत दृष्टिकोण के उपयोग से प्राकृतिक घटनाओं को समझा जाने लगा। वैज्ञानिक क्रांति ने यह विश्वास उत्पन्न किया कि समाज और मानव व्यवहार को भी उसी तरह वैज्ञानिक पद्धति से समझा जा सकता है जैसे प्रकृति के नियमों को समझा जाता है। यह विचार समाजशास्त्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे समाज के अध्ययन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिला। समाजशास्त्र के शुरुआती विचारकों ने तर्क दिया कि समाज की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए हमें वैज्ञानिक पद्धति और डेटा संग्रहण का उपयोग करना चाहिए। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में स्थापित करने में सहायक रहा। अब अगली हेडिंग की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है शहरीकरण और सामाजिक विभाजन। औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया ने समाज में गहरे सामाजिक विभाजनों को जन्म दिया। पारंपरिक समाजों में सामाजिक एकता अधिक होती थी, लेकिन औद्योगिक समाजों में वर्ग भेद और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। शहरीकरण के कारण नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन समूहों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानताएं गहरी होती गईं, जिससे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। शहरीकरण ने परिवार, विवाह और सामाजिक संबंधों की पारंपरिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया।
लोगों का जीवन अधिक जटिल और विभाजित हो गया, जिससे सामाजिक समस्याएं जैसे अपराध, गरीबी और बेरोजगारी का जन्म हुआ। इन नई समस्याओं ने समाजशास्त्रियों को समाज के इन नए स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक पृष्ठभूमि के इतिहास का वर्णन के बाद इसका अब निष्कर्ष देख लेते हैं। समाजशास्त्र का उदय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ज्ञानोदय और शहरीकरण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजशास्त्र के उदय ने समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव किया और इसने समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने और उनका विश्लेषण करने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। समाजशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों ने समाज को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा और तर्कसंगत दृष्टिकोण से समाज के नियमों और संरचना को प्रस्तुत किया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देख लेते हैं कि समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं। समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। यह वह समय था जब यूरोप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे और समाज के विभिन्न पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता महसूस की गई। समाजशास्त्र के उदय में मुख्य रूप से तीन प्रमुख कारण रहे: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन कारकों ने न केवल समाजशास्त्र के विकास को प्रेरित किया, बल्कि समाज के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता को भी जन्म दिया। समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक कारण देख लेते हैं। पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। समाजशास्त्र के उदय के पीछे कई महत्वपूर्ण सामाजिक कारण थे, जिनमें औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और पारंपरिक सामाजिक ढांचों का विघटन प्रमुख थे। इन सामाजिक परिवर्तनों ने समाज में नए प्रश्न और चुनौतियां उत्पन्न की, जिनका उत्तर केवल वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही दिया जा सकता था। समाजशास्त्र के उदय में पहला सामाजिक कारण है औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने समाज के पारंपरिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। ग्रामीण समाज तो पहले कृषि पर आधारित था, धीरे धीरे औद्योगिक समाज में परिवर्तित होने लगा। लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। शहरीकरण के साथ नए सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध और शोषण का उदय हुआ। पारंपरिक ग्रामीण समाजों में लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध होते थे, लेकिन शहरों में जीवन अधिक जटिल और व्यस्त हो गया। पारिवारिक संरचना में भी बदलाव आया और समाज में नए प्रकार के संघर्ष और असमानताएं उभरने लगीं। इन सामाजिक परिवर्तनों ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता को बढ़ा दिया। लोगों को समझ में आने लगा कि समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक संरचनाओं, वर्गों और संस्थानों का विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा सामाजिक कारण है धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक प्रगति के कारण परंपरागत धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज कमजोर होने लगे। धर्म, जो पहले समाज को एकजुट रखने और नैतिकता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था, उसकी पकड़ कमजोर होती गई। लोगों ने तर्क, विज्ञान और प्रगति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं की जगह तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ले ली।
समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र का विकास हुआ, क्योंकि समाजशास्त्र ने समाज को तर्कसंगतता और वैज्ञानिकता के आधार पर समझने का प्रयास किया। चलिए अब समाजशास्त्र के उदय में आर्थिक कारण देख लेते हैं। आर्थिक कारण कौन कौन से थे? समाजशास्त्र के उदय में आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक परिवर्तनों ने समाज की संरचना, वर्ग विभाजन और सामाजिक असमानताओं को प्रभावित किया, जिससे समाज के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। पहला आर्थिक कारण है पूंजीवादी और वर्ग संघर्ष। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का विकास हुआ, जिससे समाज में नई आर्थिक संरचनाएं उभरी। इस नए आर्थिक ढांचे ने समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया, मुख्य रूप से पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग ने उद्योगों और संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया, जबकि श्रमिक वर्ग अपने श्रम के माध्यम से पूंजीपतियों के लिए काम करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप समाज में गहरी आर्थिक असमानताएं और वर्ग संघर्ष उत्पन्न हुआ। कार्ल मार्क्स जैसे समाजशास्त्री ने वर्ग संघर्ष को समाज के विकास का मुख्य कारण माना। उनके अनुसार समाज के आर्थिक आधार और उत्पादन के साधनों का नियंत्रण समाज की संरचना और उसके विकास को निर्धारित करता है। समाजशास्त्र का उदय इस वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानताओं को समझने और उनका समाधान निकालने की दिशा में एक प्रयास था। समाजशास्त्र के उदय में दूसरा आर्थिक कारण है उद्योग और श्रम विभाजन। औद्योगिक क्रांति ने श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया, जिसके कारण समाज में नए नए पेशे और कार्यप्रणालियां उभरने लगी। इससे समाज में विभिन्न वर्गों और समूहों का गठन हुआ, जैसे मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग और उद्यमी वर्ग। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया जटिल हो गई और समाज में श्रम की मांग बढ़ने लगी। इसके साथ ही श्रमिकों के अधिकारों, उनके कार्य की स्थितियों और वेतन की समस्याओं ने समाजशास्त्र को एक नया क्षेत्र प्रदान किया। समाज में आर्थिक उत्पादकता, श्रमिक वर्ग के अधिकार और पूंजीपतियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। आर्थिक संरचनाओं के इस परिवर्तन ने समाजशास्त्र को समाज के आर्थिक ढांचे का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं समाजशास्त्र के उदय में राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। राजनीतिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता, क्रांतियां और नए विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसने समाज के अध्ययन की आवश्यकता को बढ़ाया। पहला राजनीतिक कारण है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं को मजबूत किया। इस क्रांति के बाद यूरोप में राजतंत्र का पतन और लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोगों ने अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग की और समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी। फ्रांसीसी क्रांति ने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति के दौरान और उसके बाद समाज में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक सुधार हुए, जिसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नए प्रकार के संबंधों को जन्म दिया। समाजशास्त्र का उदय फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका विश्लेषण करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इस क्रांति ने सामाजिक अनुबंध,
सत्ता के वितरण और समाज में शक्ति के नए स्रोतों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। दूसरा राजनीतिक कारण है राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी और कई देश उपनिवेशों का विस्तार करने लगे। इस उपनिवेशवाद ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में समाजों के बीच नए प्रकार के संपर्क और संघर्ष उत्पन्न किए। उपनिवेशवाद ने समाज में नस्ल, संस्कृति और आर्थिक असमानताओं के मुद्दों को उजागर किया। इसके साथ ही उपनिवेशित देशों में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों ने स्वतंत्रता और समानता की मांग की। राजनीतिक रूप से अस्थिर समाजों में समाजशास्त्र ने समाज के राजनीतिक ढांचे, शक्ति संरचनाओं और स्वतंत्रता आंदोलनों का अध्ययन किया। यह अध्ययन समाजशास्त्र के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गया, जहां सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को समझने का प्रयास किया गया। अब चलिए समाजशास्त्र के उदय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण के बाद अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? समाजशास्त्र का उदय एक जटिल प्रक्रिया थी जो समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, पूंजीवाद, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक क्रांतियों ने समाज को जटिल बना दिया और इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने समाज में नई समस्याओं और चुनौतियों को जन्म दिया, जिनका समाधान समाजशास्त्र के अध्ययन से प्राप्त किया गया। समाजशास्त्र ने इन कारकों के अध्ययन के माध्यम से समाज के ढांचे, वर्गों और संस्थानों को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए अब नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? समाजशास्त्र के उदय की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ। औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण ने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को बदल दिया, जिससे समाज में असमानता, गरीबी और वर्ग संघर्ष जैसी समस्याएं उभरी। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को बढ़ावा दिया, जिससे समाज के अध्ययन की आवश्यकता बढ़ी। ऑगस्ट कॉम्टे ने इन सामाजिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश की और समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापित किया, जिसे समाज की संरचना और विकास को समझने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद MA लर्निंग एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। धन्यवाद।